हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंखुरी एजुकेशन। मैं हूं प्रेरणा गुप्ता। हम पढ़ रहे थे साइंस का चैप्टर नंबर 6, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। इसमें अभी तक हमने पढ़ लिया था कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं और रासायनिक समीकरण को लिखा कैसे जाता है, उसको बैलेंस कैसे किया जाता है। हमने अभी तक लास्ट 2 क्लासेस में पढ़ लिया था। आई होप आपको उसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो एक बार हमें कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। अगर आपने अभी तक ये नहीं पढ़ा है तो प्लीज लास्ट की पहले 2 वीडियोस देख लीजिएगा, ताकि आपको इस चैप्टर की शुरुआत में जो क्या क्या टॉपिक्स है वो अच्छे से कवर हो जाए। अगर वो चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी तो मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ कि आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ द केमिकल इक्वेशन, कि कितने टाइप्स की केमिकल इक्वेशंस होती हैं। पहला है इसका संयुग्मन अभिक्रिया, एडिशनल अभिक्रिया। सेकंड इज अपघटनीय अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन अभिक्रिया। अभिक्रिया को बोलते हैं रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मंद एंड तीव्र अभिक्रिया, स्लो एंड फास्ट रिएक्शंस। उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय मैंने आपको पहले ही बताया था, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन। एंड ऑक्सीकरण, अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एंड द उदासीनीकरण इज न्यूट्रलाइजेशन। तो ये रिएक्शंस के पार्ट हैं। इतने टाइप के हमारे केमिकल इक्वेशंस होती हैं। तो पहला पॉइंट है इसका एडिशनल रिएक्शन। पहला हम पढ़ेंगे एडिशनल रिएक्शन, संयुग्मन अभिक्रिया। अब एडिशनल से समझ में क्या आ रहा है? ऐड हो रही है, कोई चीजें ऐड हो रही हैं। एडिशनल का मतलब ही है कि ऐड होना। अब इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन पहले देखें। द केमिकल रिएक्शंस इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट आर कॉल्ड एडिशनल रिएक्शन। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयोग करते हैं, जुड़ते हैं और एक नया उत्पाद बनाते हैं। नाम से समझ में आ गया। संयुग्मन, एडिशन मतलब ऐड होना, यानी 2 या 2 से ज्यादा चीजें होंगी तभी तो ऐड होंगी। एक तो ऐड हो नहीं सकता। तो 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक होंगे, रिएक्टेंट्स होंगे, आपस में ऐड होंगे और एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा, एक उत्पाद मिलेगा। इसे कहते हैं आपकी कॉम्बिनेशनल रिएक्शन, एडिशनल रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया, संयुग्मन अभिक्रिया। तो इसे अब इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, हाँ मैंने आपको कार्बन सबसे सिंपल एग्जांपल ले ही दिया था। कोल का जलना, कोयले का जलना, कार्बन का जलना, बर्निंग ऑफ द कार्बन, बर्निंग ऑफ द कोल। अब इसमें क्या था? 2 रिएक्टेंट है लेकिन प्रोडक्ट एक ही हो रहा है, सिंगल प्रोडक्ट। उत्पाद कितना है हमारा? उत्पाद हमेशा एक रहेगा। प्रोडक्ट हो सकते हैं आपके, सॉरी रिएक्टेंट हो सकते हैं आपके 2 या फिर 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है हमेशा कॉम्बिनेशन, एडिशनल, संयुग्मन अभिक्रिया के अंदर कि आपके जो रिएक्टेंट होंगे, अभिकारक होंगे, 2 या 2 से ज्यादा होंगे, उत्पाद एक होगा। इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होगी कि आपके 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक मिलते हैं, जुड़ते हैं और फिर एक उत्पाद बनाते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को कहते हैं संयुग्मन अभिक्रिया। इसको अगर आप एग्जाम्पल की हद से देखें तो मान लो कि 2 केमिकल्स हैं, ए और बी। जरूरी नहीं है 2 ही हो, 3 भी हो सकते हैं, सी। बस 2 से ज्यादा होने चाहिए, बिकॉज ऐड होने के लिए 2 की तो जरूरत पड़ेगी ना। उसके बाद हमें, लेकिन प्रोडक्ट हमेशा उत्पाद होगा जो हमेशा एक ही मिलेगा, एक ही सिंगल प्रोडक्ट होगा हमारा। आपको ये चीज याद रखनी है। तो इसे कहते हैं आपकी एडिशनल रिएक्शन। अब सेकंड इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन एकदम अपोजिट है आपके एडिशनल रिएक्शन के। एडिशन में क्या था? 2 या 2 से ज्यादा चीजें थी, मिलके एक उत्पाद बना रहे थे। और डिकम्पोजिशन में क्या होगा? एक अभिकारक होगा, एक रिएक्टेंट होगा, 2 या 2 से ज्यादा उत्पाद बनेंगे। जैसे कि आपका ए बी, मैंने बोला ए बी एक रिएक्टेंट है, उत्पाद कितने बन रहे हैं? 2, ए और बी एकदम अपोजिट है। लिंक करो चीजों को। अगर आपको एडिशन याद होगी तो आपको डिकम्पोजिशन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एडिशन को आप कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हो, कि आपको अगर एक रिएक्शन याद हो जाती है, दूसरी रिएक्शन में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आप चीजों को लिंक करो। क्या हो रहा था डिकम्पोजिशन के अंदर? आपका एक रिएक्टेंट था और आपके 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट थे। कॉम्बिनेशन में क्या है? कॉम्बिनेशन यानी एडिशनल रिएक्शन, संयुग्मन अभिक्रिया। उसके अंदर क्या हो रहा था कि आपके 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट, 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक थे और एक उत्पाद था। तो आप देखोगे दोनों एक दूसरे के एकदम अपोजिट हैं। तो आपको एक रिएक्शन याद हो जाएगी, दूसरी रिएक्शन याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब डिकम्पोजिशन का कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपका डिकम्पोजिशन का अपघटनीय अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन को कहते हैं अपघटनीय अभिक्रिया। इसका कोई एग्जाम्पल जैसे कि CaCO3। CaCO3 को जब करवाते हैं तो क्या मिलता है हमें? CaO प्लस CO2। तो क्या हुआ? आपका एक रिएक्टेंट था, एक अभिकारक, तो यहाँ पे आपका होगा अभिकारक एक, ये एक रहेंगे। और यहाँ पे उत्पाद जो होंगे, जो आपके प्रोडक्ट्स होंगे, वो 2 या 2 से ज्यादा होंगे, 2 या 2 से ज्यादा।
ठीक है, तो समझ में आ गया। कॉम्बिनेशनल या एडिशनल रिएक्शन और डिकम्पोजिशन, संयुग्मन और अपघटनीय अभिक्रिया, इन रिएक्शंस को अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आपको अगर ऐसा लिखना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप यहाँ पे लिख लो, एक वो बना लो, यहाँ पे लिख लो आपकी संयुग्मन अभिक्रिया, संयुग्मन, और यहाँ पे लिख लीजिए अपघटनीय। ये आपके याद करने का तरीका है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, संयुग्मन के अंदर अभिकारक कितने होंगे आपके? अभिकारक होंगे 2 या 2 से ज्यादा, 2+, 2 से ज्यादा। यहाँ अभिकारक कितने होंगे? 1। ठीक है, यहाँ पे उत्पाद कितने होंगे? यहाँ उत्पाद होगा हमेशा 1, और यहाँ पे उत्पाद होंगे 2 या 2 से ज्यादा। तो इसमें लिख देंगे उत्पाद 2 या 2 से ज्यादा। उत्पाद यानी प्रोडक्ट, अभिकारक यानी रिएक्टेंट। तीसरा आप इसे कह सकते हो, ऑब्वियसली 2 चीजें हैं मिलके एक नई चीज बना रही है, तो एक नए बंधों का निर्माण हो रहा है, कोई नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, नए बंधों का निर्माण होता है। यानी न्यू बॉन्ड इज फॉर्म्ड, न्यू बॉन्ड इज फॉर्म्ड, क्योंकि 2 चीजें मिल रही हैं, 2 चीजें आपस में मिल रही हैं, तो क्या होगी? कोई नए बॉन्ड्स बनेंगे, नए बॉन्ड फॉर्म होंगे। इसके अंदर, थर्ड के अंदर बंध टूटते हैं, आपके जो बॉन्ड है वो ब्रेक होते हैं, तो बॉन्ड ब्रेक्स। तो क्लियर हो गया, एकदम अपोजिट है दोनों एक दूसरे के रिएक्शंस। तो आपको अगर ये ऐसे याद करने के तरीके हैं, अगर इस तरीके से याद जल्दी होता है, 3 पॉइंट्स याद कर लो, 3 पॉइंट्स को याद करके आप रिएक्शंस, आपकी डेफिनेशन लिख सकते हो, एग्जाम्पल लिख सकते हो। अगर आपने तीनों पॉइंट्स याद कर लिए तो आप कोई भी डेफिनेशन इनकी बना दोगे। तो अगर आप ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। अब बात हम जो पढ़ रहे थे अपघटनीय अभिक्रिया में, मैंने कहा बंध टूट रहे हैं, बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं। अब बॉन्ड्स ब्रेक कैसे हो रहे हैं? कोई ना कोई आपने एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं, कोई ना कोई आपको ऊर्जा प्रोवाइड देनी पड़ रही है उसे, तभी तो वो बंध टूट रहे हैं। अब वो जो ऊर्जा हमने दी है ना, उसके बेसिस पे, उसके आधार पे अपघटनीय अभिक्रिया 3 भागों में और डिवाइड हो जाती है, 3 टाइप्स और हो जाते हैं उसके। वो कौन से 3 टाइप्स हैं इसके? 3 टाइप्स होंगे इसके। पहला है आपका, अगर हम जो ब्रेक, जैसे कोई बॉन्ड ये है, कोई कंपाउंड है आपका AB, उससे बन रहा है हमारा A+B। अब कोई चीज रखे रखे तो टूट नहीं जाएगी ना, उसे कुछ ना कुछ तो आपने एनर्जी प्रोवाइड कराई होगी, कोई ना कोई ऊर्जा तो आपने दी होगी। वो ऊर्जा कौन कौन सी हो सकती है? पहली तो आपने उष्मा दी उसे, उष्मा, हीट। सेकंड, उसे आपने कोई विद्युत धारा दी, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी, करंट। और तीसरा, आपने उसे सूर्य का प्रकाश दिया, सूर्य प्रकाश, सनलाइट। ठीक है, आपने उसे अगर इस तरह की एनर्जी आप उसे कोई देते हैं किसी भी आपके यौगिक को, तो वो आगे टूट जाता है। अब आपने अगर हीट दी तो उस अपघटनीय अभिक्रिया को क्या कहेंगे? उष्मीय अपघटनीय अभिक्रिया, थर्मल। ठीक है, सेकंड, अगर आपने विद्युत धारा दी तो उसे कहेंगे हम विद्युतीय, यानी इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक। सूर्य का प्रकाश दिया यानी इसे हम कहेंगे फोटोलिसिस। ठीक है, कैसे आप कह सकते हैं? प्रकाशीय, प्रकाशीय अपघटनीय अभिक्रिया। तो आपकी अपघटनीय अभिक्रिया कितने प्रकार की हो गई? 3 प्रकार की। पहली आपकी उष्मीय अपघटनीय, सेकंड विद्युतीय अपघटनीय, थर्ड इज प्रकाशीय अपघटनीय। थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड द फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। तो आपके 3 तरह के डिकम्पोजिशन हो गए। अब इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहले का एग्जांपल बता रही हूँ, आपने अभी एक रिएक्शन पढ़ी थी, CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2। इसको आपने क्या है, यहाँ पे उष्मा प्रदान करी थी, तभी जाके CaCO3 CaO प्लस CO2 में कन्वर्ट हुआ था। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे? उष्मा लिख सकते हो, ताप लिख सकते हो, लेकिन यहाँ एक ट्रायंगल भी बना सकते हो, त्रिभुज का चिन्ह बना सकते हो।
त्रिभुज का जो चिन्ह होता है ना वो ऊष्मा यानी हीट इसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर आपने यहाँ ट्रायंगल बना दिया, त्रिभुज का चिन्ह बना दिया, तो इसका मतलब ये है कि इसमें आपने ऊष्मा दी है, इस अभिक्रिया के अंदर आपने इसमें अपने ताप दिया है, इस वजह से ब्रेक हुई है। तो पहले का एग्जांपल हो गया ऊष्मीय का। सेकंड का है आपकी विद्युत धारा। विद्युत धारा में आप देख लो पानी, पानी क्या होता है, H2O gives H2 plus O2। तो आपकी हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग करने के लिए आपको H2 के, तो इसमें आपने क्या की, इलेक्ट्रिसिटी, आप यहाँ लिख दोगे करंट या फिर लिखिए विद्युत। थर्ड है आपकी सूर्य प्रकाश आपने दिया हो यानी AgCl, यहाँ पे आ जाएगा Ag प्लस Cl2। यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, यहाँ पे सूर्य प्रकाश। इस तरीके से तीन तरह की अपघटनीय अभिक्रिया होती हैं। किस बेसिस पे डिवाइड हुई हैं आगे जाके, कि आपने उस अभिक्रिया को अपघटित होने के लिए जो ऊर्जा प्रदान करी है, जो चीज आपने एनर्जी अपने प्रोवाइड कराई है, वो एनर्जी कौन सी है, उसके बेसिस पे आपकी अपघटनीय अभिक्रिया तीन पार्ट्स में आगे डिवाइड हो जाती है। पहली ऊष्मीय, ऊष्मीय के अंदर आपने ऊष्मा दी। इसका एग्जाम्पल होगा कि ऐसी कोई अभिक्रिया जिसमें आपने उसे अपघटित होने के लिए अगर ऊष्मा प्रदान की जाती है तो अभिक्रिया कहलाती है ऊष्मीय अपघटनीय अभिक्रिया, यानी आपकी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, a reaction in which heat is provided to decompose the compound, okay? And second is विद्युत धारा। अगर आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी दी है तब जाके वो आगे डिकम्पोज हो रही है, अपघटित हो रही है, तो वो हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। थर्ड इज फोटोलिसिस। अगर आपको सनलाइट है, सनलाइट में आपने कुछ कंपाउंड रख दिया और फिर बाद में वो दो अलग अलग कंपाउंड्स मिल रहे हैं हमें, तो क्या होगा, वो फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। तो आपको आई थिंक डिकम्पोजिशन क्लियर हो गया होगा। डिकम्पोजिशन के तीन पार्ट्स किस हिसाब से क्लियर हो चुका है। आगे बढ़े, आगे है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणु का समूह दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द केमिकल रिएक्शन इन विच एटम और ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट इन रिएक्टेंट्स डिस्प्लेस एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम ऑफ अदर रिएक्टेंट। मतलब क्या है, ये तो रटी रटाई बात हो गई। अब मतलब क्या है, आप ये समझिए, आप तीन जने हैं, ठीक है, ए और बी और एक सी। सी के पास ए से ज्यादा ताकत है, सी बहुत ताकतवर है, हमारा सी बहुत स्ट्रांग है, वो ए को भी हटा सकता है, ए से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है भाई हमारा सी। अब सी ने बोला कि ए तू हट जा, ए कोई एटम है, बी कोई एटम है, सी कोई एटम है। सी ने बोला ए को कि ए तू हट जा, ए बोलता है कि भाई तू ताकतवर है, मैं क्या कर सकता हूँ, आजा भाई बैठ, मेरे को बी के पास बैठना। सी ने कह दिया मैं तो बी के पास ही बैठूंगा, तो भाई बस सी बी के पास आके बैठ जाएगा, ए उठ के चला जाएगा। तो सी, इस एटम ने, इस परमाणु ने, सी ने ए को विस्थापित कर दिया। ये होती है विस्थापन अभिक्रिया। कोई परमाणु या परमाणु का समूह दूसरे अभिकारक के अंदर जो परमाणु या परमाणु का समूह है उसे विस्थापित कर दे, उसे वहां से हटा दे। कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम किसी एक रिएक्टेंट के अंदर है, वो डिस्प्लेस कर देते हैं किसी और एटम या ग्रुप ऑफ एटम को जो दूसरे रिएक्टेंट में प्रेजेंट है, तो इसे कहते हैं आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप कुछ एग्जांपल्स देख लें, जैसे इसके अंदर है ए बी प्लस सी, तो सी ने कहा, मैंने कहा सी ज्यादा ताकतवर है, तो सी ने ए को हटाया, ए सी बना और प्लस बी हो गया। बी बोला कि ठीक है भाई मैं अलग हो जाता हूं। अब जैसे कि ये देखो, अब बात ये हो जाती है कि हम, मैंने कहा आपको कि सी ज्यादा ताकतवर है, जो भी आपका जो ज्यादा ताकतवर है, हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सा कंपाउंड, कौन सा ग्रुप, कौन सा आइटम ज्यादा ताकतवर है। ताकतवर होने का मतलब क्या है, उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। रिएक्टिविटी मतलब क्रियाशीलता, किसकी क्रियाशीलता ज्यादा है। ये एक टेबल है, इस टेबल के हिसाब से ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर, सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर। लिथियम है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, और जो आपका ऑरम यानी गोल्ड, सोना, वो सबसे कम रिएक्टिव है। जो लिथियम है सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और ऑरम है सबसे कम रिएक्टिव है। यानी लिथियम सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, वो किसी को भी बोल सकता है भाई तू हट यहाँ से, मैं बैठूंगा। और यहाँ पे ऑरम बेचारा किसी को कुछ नहीं कह सकता, जो उसे जहां भेजेगा वो उठ के चला जाएगा। तो ये हो गया आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी मतलब क्रियाशीलता।
ठीक है, आपको एक इक्वेशन लिख लेते हैं जिसमें आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से क्या डिस्प्लेस हो, जैसे कि CuSO4 प्लस Fe। CuSO4 प्लस Fe। अब क्या हो रहा है, Fe बोल रहा है कि नहीं मुझे तो SO4 के पास बैठना है। पहले बताओ Fe क्या SO4 को कह सकता है कि मेरे को बैठना है? बिकॉज Fe देखो आयरन, Fe मतलब आयरन यानी लोहा, लोहा Cu यानी कॉपर, आयरन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कॉपर कम स्ट्रॉन्ग है, तो आयरन कह सकता है कॉपर को, भाई कॉपर तू हट जा, मेरे को बैठना है SO4 के साथ, सल्फेट आयन के साथ। तो वो क्या करेगा, आयरन बैठेगा सल्फेट आयन के साथ, FeSO4 प्लस, अब कॉपर के पास कोई ऑप्शन है नहीं, आयरन ने उसे हटा दिया है, ठीक है भाई तू आ जा अलग से, भाई कॉपर बेचारा चुपचाप आके बैठ गया। समझ में आ गया? इस एटम ने इस एटम को डिस्प्लेस कर दिया, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और खुद जाके SO4 के साथ एक नया कंपाउंड फॉर्म कर दिया। समझ में आ गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? आप एक तो काम करो पहले की है ना, रिएक्टिविटी ऑर्डर नोट डाउन कर लो, याद रखना लिथियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, छोटा है पर सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ऑरम सबसे कम रिएक्टिव है, ऑरम में कोई ताकत नहीं है, लिथियम में सबसे ज्यादा ताकत है। ये इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। एक रिएक्शन देख लीजिए जहां आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया है, आयरन ने कॉपर को विस्थापित किया है और फिर एक नया कंपाउंड फॉर्म किया है, नया यौगिक बना है FeSO4 प्लस Cu, आयरन सल्फेट, इसे कहते हैं आयरन सल्फेट, और ये है कॉपर। ठीक है, Cu कॉपर, एक लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, लीड, इसे पारा और सिल्वर और ये ऑरम। तो आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरफ। डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ, एक ने दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया। डबल डिस्प्लेसमेंट इसी का पार्ट है कि कैसे दूसरा आइटम और आ जाएगा और वो डिस्प्लेस करेगा दूसरे को। तो ये हम आगे पढ़ेंगे, पहले आपको ऑर्डर नोट डाउन कर लीजिए, ये एग्जाम्पल नोट डाउन कर लीजिए। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे पढ़े, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया समझ में आ गई, और डबल डिस्प्लेसमेंट द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, कुछ कुछ उसके जैसे ही है। इसके अंदर क्या होगा, AB और CD, वहां पे क्या हो रहा था AB प्लस C, तो C A के साथ रिएक्ट कर लेता था, B बेचारा अकेला रह जाता था। लेकिन यहाँ B अकेला नहीं रहेगा, B बोलेगा मैं D के पास चला जाता हूँ, D भी तो अकेला बैठा था अपने पास, बोले अगर C D के पास से भाग गया तो फिर बेचारा D अकेला हो गया, तो B बोलेगा ठीक है भाई मैं D के पास चला जाता हूँ। या फिर आप मान लो कि AD आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और BC आपस में एक साथ रिएक्ट कर रहे हैं, पहले एक जना कोई ना कोई अकेला रह ही जाता था, इस बार हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम लोग इस बार उसे भी किसी के साथ सेट कर देंगे। तो सेट कर दिया हमने, इधर AD हो गया और इधर BC हो गया। इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होगी, इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं जहां दोनों अभिकारकों के परमाणु या परमाणु समूह आपस में विस्थापित हो जाते हैं तथा नए यौगिकों का निर्माण होता है। आपस में विस्थापित हो गए, म्यूचुअली हो गए एक्सचेंज और नए कंपाउंड्स फॉर्म हो गए। In this type of chemical reactions, atom or group of atoms of both reactants, ये both है, both reactants are displaced mutually and new compounds are formed. This is double displacement reaction. ठीक है, अब इसको एक थोड़ा सा एग्जांपल्स की हेल्प से देख लें। ये है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट इसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल लें इसका, जैसे पहले तो मैंने आपको बताया कि AB प्लस CD, C ने कहा मुझे B के पास बैठना है, ठीक है भाई, सी ज्यादा ताकतवर है, सी की रिएक्टिविटी, सी की क्रियाशीलता ज्यादा है, ए से ए मान गया, तो उसने कह दिया ठीक है भाई BC यहाँ बैठ जाओ और AD। ठीक है, ये आप एक ऐसे ABCD की हेल्प से समझ सकते हो। इसकी कोई अच्छी सी रिएक्शन मैं बता देती हूँ डबल डिस्प्लेसमेंट की। डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन होगी आपकी AgNO3 प्लस KCl gives AgCl प्लस KNO3। सिल्वर नाइट्रेट,
और ये हो गया पोटेशियम क्लोराइड। दोनों ने क्रिया करी आपस में। अब क्या हुआ, के ने बोला मुझे NO3 के पास बैठना है, के NO3 के पास आ गया, AgCl के पास हो गया, ये आपस में डिस्प्लेस हो गए, आपस में डिस्प्लेसमेंट हो गया। पहले क्या हो रहा था, एक जना अकेला रह जाता था, यहाँ कोई भी अकेला नहीं रहेगा, कोई दो नए यौगिक बनेंगे, इसलिए इसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो आपको समझ में आ गया डबल डिस्प्लेसमेंट द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें आपको अगर पहली समझ में आ गई है तो दूसरी में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, वो तीसरी समझ में आ गई है, चौथी में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो आपको देखिए 4 रिएक्शन हो गई। पांचवी है हमारी स्लो एंड फास्ट रिएक्शन, जो कि हम अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको इन चारों रिएक्शंस में कोई दिक्कत नहीं आई हो, और आपको अगर कोई दिक्कत आई तो एक बार आप वापस रिवर्स जाके अगर देख लीजिए वापस वीडियो। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हमें प्लीज कमेंट में बता दीजिए आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आपको उसकी सारी रिएक्शंस के सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अपने दोस्तों को सबको बता दीजिएगा कि हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, इसलिए आप सिंखुरी एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।